हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं कैपेसिटर्स का सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसका आज पहला लेक्चर है। ठीक है, तो अपना बेसिक पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो चलो यहाँ पे समझते हैं कि कैपेसिटर जो होता है उसका काम क्या होता है। सबसे पहला चीज़ ये याद रखो कि ये जो होता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को स्टोर करता है। मतलब सिंपल आप ऐसा समझो कि ये एक ऐसा डिवाइस है ना जिसमें एनर्जी जो होता है वो स्टोर होता है। अब ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक तरीके का एनर्जी है। मतलब अगर मान लो कि आप काइनेटिक एनर्जी का बात करो, एक बॉडी जिसका मास m है और स्पीड v है, तो इसके पास जो एनर्जी है वो कितना है, हाफ mv²। किसी बॉडी जो किसी पॉइंट से h हाइट ऊपर है, इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है mgh। तो ये सब तो फिर भी समझ आता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होगा। तो हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एनर्जी होता है जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड है। मतलब इससे क्या होगा, उस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैकेनिकल फॉर्म में नहीं। जैसे काइनेटिक एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, पोटेंशियल को मैकेनिकल, उसी तरीके से ये इलेक्ट्रिकल पार्ट में आ जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी भी होगा जो इंडक्टर अपने अंदर स्टोर कर लेता है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। तो सिंपल सा चीज़ याद करो कि हम लोग फ़ैन में देखते हैं तो एक यहाँ पे ऐसा करके ना गोल सा चीज़ लगा रहता है। और कई बार क्या होता है, जब फ़ैन नहीं चलता है तो जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो बोलता है कि इसका कंडेंसर या कैपेसिटर ख़राब हो गया तो उसको चेंज करना पड़ेगा। और वो कितना 50-60 रुपये में वो उस चीज़ को चेंज करके वो पंखे को चला देता है। अब होता क्या है ना, ये कैपेसिटर जो होता है वो एनर्जी स्टोर करके रखता है। तो जब यहाँ से हम लोग स्विच ऑन करते हैं ना, तो इस करंट में ना इतना ताकत नहीं है कि इस पंखे को चला दे। मतलब रुके हुए चीज़ को चलाने का ताकत करंट में नहीं है। तो करंट क्या बोलता है कैपेसिटर को कि तुम इस रुके हुए चीज़ को मोशन में ला दो, उसके बाद उसको चलाने का काम मेरा रहेगा। तो कैपेसिटर यही करता है कि अपना एनर्जी जो इसके पास रहता है उससे क्या करता है, इस रुके हुए पंखे को चला देता है। ये जो पंखा है उसको क्या करता है, ये चला देता है। ठीक है, और जब चला देता है अपना पूरा का पूरा एनर्जी देके, जब ये पंखा मोशन में आ जाता है एक पर्टिकुलर स्पीड तक, उसके बाद किसका काम हो जाता है, उसके बाद करंट अपना इसको कंटिन्यूस मूव कराते रहता है। क्योंकि भाई मोटर लगा रहता है, मोटर के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में घूमना स्टार्ट होता है। लेकिन वही सोचो कैपेसिटर ही ख़राब हो जाए और करंट हम यहाँ से दे रहे हैं। अब यार करंट में इतना ताकत है नहीं कि इस रुकी हुई चीज़ को वो मोशन में ला सके, तो ये पंखा घूमता ही नहीं है कंडेंसर ख़राब होने के कारण। तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि डंडा से पकड़ के इसको घुमा दे, तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं, कैपेसिटर का काम कर दे रहे हैं। जो काम कैपेसिटर कर रहा था, रुके हुए चीज़ को घुमा रहा था, वो काम हम लोग कर दिए। और उसके बाद ये करंट क्या करेगा, उसके बाद ये करंट इस चीज़ को घुमा देगा। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल बस मैं दिया कैपेसिटर का। फिर कैपेसिटर यूज़ होता है कैमरा में, जो अचानक से फ्लैश में उतना लाइट जो आता है, जैसे कभी भी आप किसी कैमरा को आप देखोगे, DSLR ये सब होता है, उसमें फ्लैश में क्या होता है, अचानक से बहुत ज़्यादा लाइट आ जाता है। तो वो लाइट भी कहाँ से आता है, वो कैपेसिटर के थ्रू आता है। कि उतना एनर्जी अचानक से कैसे आया, तो कैपेसिटर स्टोर करके रखा है, और जैसे फ्लैश देना है तो पूरा का पूरा अपना एनर्जी को यहाँ पे लाइट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो एक सिंपल सा चीज़ है, जैसे एक बाल्टी है, बाल्टी में जो पानी जमा रहता है ना, कि अचानक से ज़रूरत पड़ा तो पूरा का पूरा पानी हम दे सकते हैं कहीं, उसी तरीके से ये कैपेसिटर है जो एनर्जी स्टोर करके रखा है। और किस फॉर्म में, तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है वो कुछ ऐसा बेसिक इसका देख लो कि दो प्लेट रहेगा जो कि एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल रहेगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को बना देते हैं ऐसा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे है, इसका मतलब एनर्जी है, तो इसके अंदर वो एनर्जी स्टोर्ड हो गया। ठीक है, तो ये अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो बिल्कुल बेसिक है। अब हम लोग कैपेसिटर के बारे में कुछ फॉर्मूलाज और कुछ चीज़ पढ़ते हैं। जैसे मान लो ना, एक अपने पास कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, इसका रेडियस है r और इसका चार्ज है q। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका पोटेंशियल जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू q होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम चार्ज लाते जाओ उतना ज़्यादा पोटेंशियल इसका बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो v प्रोपोर्शनल टू q, क्या इसका उल्टा हम लिख सकते हैं q प्रोपोर्शनल टू v, q प्रोपोर्शनल टू v। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो c इंटू वी आता है। और कोई बोलेगा सर हम यहाँ पे भी तो हटा सकते हैं, तो यहाँ पे हटाओगे तो वो कांस्टेंट 1/c आएगा। ठीक है, v प्रोपोर्शनल टू q में जो कांस्टेंट आएगा 1/c आएगा, और q प्रोपोर्शनल v में जो कांस्टेंट आएगा वो c के बराबर आएगा। तो अपने पास ना एक अच्छा सा फॉर्मूला आता है, q इज इक्वल्स टू c इंटू वी। यहाँ पे ये v याद रखना, ये पोटेंशियल नहीं है, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस।
जैसे V इज इक्वल्स टू आई आर होता था, वहाँ पे V जो होता था वो पोटेंशियल डिफरेंस होता था। एक इधर जैसे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इधर है 10 वोल्ट, इधर है 5 वोल्ट, या इधर मान लो 10 वोल्ट है और इधर है 4 वोल्ट मान लो, तो डेल्टा भी हम लोग कितना लेंगे, डेल्टा भी लेंगे डिफरेंस 10 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट। ठीक है, उसी तरीके से ये V जो है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब एक इधर किसी पॉइंट से कनेक्टेड है, एक इधर कनेक्टेड है, तो इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस हम लोग यहाँ पे लेंगे। C उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा और Q जो है उसका चार्ज हो जाएगा। अब C यहाँ से फॉर्मूला से देखो C कितना आ जाएगा, Q बाई V। तो Q को अगर हम 1 कूलम रख दें, वोल्ट को 1 कूलम और पोटेंशियल को 1 वोल्ट रख दें, तो ये कूलम बाई वोल्ट को हम लोग फैरेड बोलते हैं। ये साइंटिस्ट के नाम पे आया है। जैसे रजिस्टर में भी साइंटिस्ट का नाम ओम था तो उनके नाम पे आया था, उसी तरीके से इंडक्टर में हेनरी आएगा। ये इनका जो यूनिट है वो साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। तो कैपेसिटेंस का यूनिट हो जाता है फैरेड। फैरेड किसको बोलते हैं, 1 कूलम बाई 1 वोल्ट, ये अपना फैरेड है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, 1 फैरेड का मतलब है कि इफ़ वी इंक्रीज द चार्ज ऑन कैपेसिटर बाई 1 कूलम, देखो चार्ज को कितने से बढ़ाना है, 1 कूलम, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कितने से बढ़ गया, 1 वोल्ट। ठीक है, तो इफ़ इंक्रीज द चार्ज ऑन कैपेसिटर बाई 1 कूलम, इट्स पोटेंशियल विल इंक्रीज बाई 1 वोल्ट। मतलब पहले जो भी पोटेंशियल था, इसका पहले मान लो था 11 वोल्ट, अब हम इसको कितना चार्ज दिए, 1 कूलम, तो इसका पोटेंशियल नया कितना हो जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 वोल्ट। तो ये मतलब समझना है। ठीक है, अब जैसे C इक्वल्स टू 3 फैरेड है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, 3 कूलम पर वोल्ट। मतलब अब इसका तुम 1 वोल्ट बढ़ाना चाहता है तो तुमको कितना देना पड़ेगा, 3 कूलम। उसी तरीके से हम इस चीज़ को समझते जाएंगे। जहाँ पे 5 फैरेड लिखा हुआ, इसका मतलब है 5 कूलम पर वोल्ट, तो इसका 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा, 5 कूलम। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज़ अपने को सीखना था। अब हम लोग कुछ छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स एक बार देख लेते हैं कि जैसे मान लो ना एक कैपेसिटेंस है, इसका C जो है ये 10 माइक्रोफैरेड है, इसको हम चार्ज दिए 50 माइक्रो कूलम, तो इसका डेल्टा भी कितना होगा। तो लगाओ फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊँ कौन सा, Q इज इक्वल्स टू C इंटू डेल्टा V, ये फॉर्मूला अगर लगाऊँ तो Q अपने पास कितना है, 50 इज इक्वल्स टू C कितना है, 10 माइक्रो फैरेड, और ये भी है 50 माइक्रो कूलम। अच्छा एक चीज़ और, ये यूनिट माइक्रो में क्यों लेते हैं, क्योंकि C का वैल्यूज़ ना बहुत ही छोटा होता है। माइक्रो का मतलब है 10 इंटू 10 टू द पावर -6 फैरेड, मतलब इतना चार्ज देंगे तो 1 वोल्ट से पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बस आपको वही वैल्यूज़ उसके साथ पुट करो, तो चार्ज को 50 इंटू 10 पावर -6 पुट करो इज इक्वल्स टू C, तो 10 इंटू 10 पावर -6 इंटू डेल्टा V, तो डेल्टा V जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 वोल्ट। मतलब इसका पोटेंशियल कितने से बढ़ जाएगा, तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा 5 वोल्ट से। और ऐसे पता है जब भी आपको दोनों जगह माइक्रो दिखे ना, तो दोनों को ऐसे ही कैंसिल कर दो। ठीक है, ये ऐसे आपको प्रैक्टिस करने से अपने आप आदत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि C जो है वो 100 माइक्रो कूलम, मतलब चार्ज जो है वो 100 माइक्रो कूलम है। चार्ज हम इसको कितना दिए, ये चार्ज हम दिए 100 माइक्रो कूलम, तो इसका पोटेंशियल जो है वो 5 वोल्ट से बढ़ गया, तो इसका C कितना होगा। तो लगाते हैं हम लोग फॉर्मूला, Q इज इक्वल्स टू C इंटू डेल्टा V। Q कितना है, 100 माइक्रो कूलम इज इक्वल्स टू C निकालना है और डेल्टा V कितना है 5, तो C कितना आ जाएगा 100 बाई 5 20, और माइक्रो कूलम की जगह आ जाएगा माइक्रो फैरेड। ठीक है, तो ये इसका कैपेसिटेंस आ जाएगा। माइक्रो इसीलिए यूज़ करते हैं कि बहुत ही छोटा वो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बेसिक मैं आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बताने वाला हूँ, तो इस चीज़ को लिख लो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो जो मैं अभी शुरू में आपको एक्सप्लेन किया उसी चीज़ को बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है ना, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके बीच में ऐसा बन जाता है इस तरीके का, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बन के क्या होता है, एनर्जी इसमें स्टोर हो जाता है। तो अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो कुछ ऐसा बनता है इस तरीके का। ठीक है, दोनों प्लेट्स के बीच में ये फील्ड क्रिएट हुआ है, और फील्ड बना मतलब इतने के बीच में एक एनर्जी हम लोग स्टोर कर लिए। तो इसीलिए 2 प्लेट का ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अगर एक प्लेट लाए ना तो वो एनर्जी इन्फिनिटी तक चला जाएगा। इसीलिए हम एक और प्लेट को लाते हैं कि एनर्जी यहाँ स्टार्ट हो कि यहीं ख़त्म हो, तो एक मतलब जो ये वॉल्यूम आए ना वो कहीं कन्फाइंड हो, मतलब उसका ऐसा ना हो कि इन्फिनिटी तक चला जाए,
क्योंकि स्टोर करना है तो एक मतलब हम लोग को किस में करना पड़ेगा, फाइनाइट वॉल्यूम में, तो इसमें हम लोग स्टोर करके रख देते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ हम लोग ध्यान देते हैं कि इस पर चार्ज अगर प्लस क्यू है, इस पर माइनस क्यू है, तो इसका 2D जो दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दिखेगा वो इसके बीच में ऐसा फंसा हुआ, तो ये ना ऐसा, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड 2D में अपने को जो दिखेगा, और यही चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं सर्किट्स में, ठीक है। तो ये 2D में ऐसा आ गया। अच्छा, अब जो प्लस क्यू माइनस क्यू ना, इसमें भी ध्यान दो, आपने पढ़ा होगा कि अगर मान लो इसको मैं प्लस क्यू दे रहा हूँ, इसको माइनस क्यू दे रहा हूँ, तो आखिर ये चार्जेस जो है इधर प्लेट और इधर प्लेट पे कितना जाता है, तो वो जो फॉर्मूला होता है जो इसके साइड में जाता है, तो Q इज इक्वल्स टू, वो फॉर्मूला है Q1 प्लस Q2/2। तो आप इसको जोड़ो, एक का चार्ज है Q और एक का चार्ज है माइनस Q डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 0। इसका क्या मतलब है कि इधर जो चार्ज है 0 है और इधर भी 0 है, तो पूरा का पूरा इसका जो प्लस Q है वो इस प्लेट पे आ जाता है अंदर के साइड में। ये चीज़ ध्यान रखो, बेसिक जो है ये पूरा का पूरा चार्ज आया प्लस Q अंदर में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर की तरफ पूरा का पूरा माइनस Q। तो यही चीज़ होता है, प्लस से निकला हुआ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस माइनस पे जाके क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा करके ये अपना, तो ये पूरा का पूरा बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ जो कि यूज़ होगा आगे। कोई पूछेगा ना कि यार कैपेसिटर में अगर इस पर प्लस Q है तो इधर की तरफ क्यों नहीं जा रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आप एक्सप्लेन करोगे इसको कि जो साइड में जो चार्जेस होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। अब एक Q एक माइनस Q है तो वो 0 आ जाएगा, तो इधर 0 0 चार्ज है, इसीलिए इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना ही नहीं, अंदर में बना और अंदर में ही ख़त्म हो गया। तो हम लोग एनर्जी को एक कन्फाइंड वॉल्यूम में स्टोर करके रख पाएंगे इससे, ठीक है। अच्छा, मान लो Q और माइनस Q ना दे तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान रखो कि जो अंदर में चार्ज आता है ना उसी को हम लोग चार्ज ऑन कैपेसिटर बोलते हैं। तो यहाँ पे तो खैर जो हम लोग प्लेट पे दिए वही यहाँ पे अंदर में भी आया, लेकिन ये कई बार हर केस में ऐसा नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ना ऐसा ले लूँ, एक क्वेश्चन मैं ना यहीं पे बगल में दे रहा हूँ इस जगह पे, आप भी इसको लिख लो साइड में, कि जैसे मान लो ना मेरे पास 2 प्लेट है और मैं एक को दिया हूँ, जैसे मान लो मैं एक को दे दिया 3Q और एक को दे दिया 2Q। अब तुमको चार्ज ऑन कैपेसिटर लेना है तो तुम क्या लोगे, तो सबसे पहले इसमें सोचो कि अंदर और बाहर जो चार्जेस होगा वो कितना कितना होगा। तो Q अगर मैं निकालूं तो 3Q प्लस 2Q/2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5Q/2। तो ये जो फॉर्मूला है ना ये हमेशा साइड के चार्जेस के निकालने के लिए, तो साइड में कितना आ जाएगा 5Q/2, यहाँ पे भी आ गया 5Q/2। अब सोचो कि इस 3Q का 5Q/2 इधर है, मतलब 2.5Q इधर है, तो अंदर में कितना हो जाएगा, तो अंदर में जो हो जाएगा वो हो जाएगा Q/2। तभी तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3Q आ जाएगा। अच्छा, 2Q में से अगर 2.5Q इधर है तो इधर कितना हुआ होगा, -Q/2, तभी तो उसको जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये आना चाहिए, तो यहाँ पे अंदर में हो जाएगा -Q/2। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होगा ना वो कुछ ऐसा करके इस तरीके का, ऐसा एनर्जी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बाहर भी रहेगा, लेकिन बाहर वाला अपने काम का नहीं, अपने काम का ये है। तो अब मेरे को बताओ कि जब तुमको यूज़ करना पड़ेगा चार्ज ऑन कैपेसिटर तो तुम क्या यूज़ करोगे, चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो जो अंदर वाला वैल्यू आया ना, अंदर वाला क्या आया है Q/2, ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे चार्ज ऑन कैपेसिटर के लिए, जो इस पे और इस पे आया है। कभी भी 5Q/2 को अब यूज़ मत करना, या 3Q 2Q ये सब में से जो अंदर में दोनों पे आया, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग स्टोर कर रहे हैं, दैट विल बी द चार्ज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं कि जैसे मान लो ना इस पर हमको चार्ज बताना है, तो अपने पास जो फॉर्मूला है वो है Q = C × ΔV। तो इसको लगाओ, Q = C × ΔV, ठीक है। तो C कितना है 10 माइक्रोफैरड इंटू ΔV। अब कितना होगा, तो ΔV इधर 10 है इधर 2 है, तो डिफरेंस कितने का है, तो ΔV जो है वो अपने पास है 8 वोल्ट का, तो इसको पुट कर दो 8, तो ये आ जाएगा 80 माइक्रो कूलम। अब 80 में ना एक के पास जाएगा +80, एक के पास जाएगा -80, तो प्लस किसके पास जाएगा, जो ज़्यादा पोटेंशियल का है, तो इसके पास जाएगा +80।
क्यों? क्योंकि ये 10 और 2 में 10 ज़्यादा है, तो 10 वाला के पास प्लस और कम वाले के पास जो जाएगा वो -80 चला जाएगा, -80 माइक्रोकूलम। ठीक है, उसी तरीके से इसको सॉल्व करो। इसमें भी सेम चीज़ करना है। देखो एक चीज़ दिया होगा, इसमें भी मेरे को चार्ज कैलकुलेट करना है। तो चार्ज अगर कैलकुलेट करें तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, Q = C इंटू डेल्टा वी। C है 3 माइक्रो फैरड इंटू डेल्टा वी। अब डेल्टा वी हम क्या लें, सोचो तो, एक है 8, एक है -10, तो डिफरेंस कितने का होगा, 8 माइनस ऑफ -10, तो यह आ जाएगा 18 इंटू 3, यह आ जाएगा 54 माइक्रोकूलम। अब 54 माइक्रोकूलम में प्लस किसके पास, तो जो है ज़्यादा पोटेंशियल, तो ज़्यादा 8 और -10 में ज़्यादा कौन है, 8 जो है, तो इसका जो आ जाएगा वो 54 माइक्रोकूलम, और ये जो होगा वो -54 माइक्रोकूलम। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इस पे चार्ज दिया हुआ है, C दे रखा है, यहाँ का वोल्ट अगर 14 है तो यहाँ का मेरे को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम निकालते हैं पहले इसका डेल्टा वी। ठीक है, जब भी हमको चार्ज दे दे तो Q = मैं लगाऊंगा C इंटू डेल्टा वी। तो Q कितना है, 20, पॉजिटिव वैल्यू, Q में हमेशा पॉजिटिव लेना, -20 मत लेना। दोनों का चार्ज जो है वो BC है ना, मैग्नीट्यूड। अब C जो है वो है 5 माइक्रोफेरेड, तो डेल्टा वी निकाल लो, तो डेल्टा वी आ जाएगा 4 वोल्ट। 4 वोल्ट आया। अब तुम सोचो कि या तो इससे 4 ज़्यादा होगा या तो इससे 4 कम होगा, तो इसका आंसर या तो 10 वोल्ट हो सकता है या तो 18 वोल्ट, क्योंकि डिफरेंस जो होगा वो 4 वोल्ट आ गया। अब सोचो कैसे करेंगे, इससे कम होगा कि इससे ज़्यादा, तो तुम ध्यान से देखो 14 वोल्ट जो कनेक्टेड है वो पॉजिटिव के साइड कनेक्टेड है। पॉजिटिव प्लेट जो है वो 14 वोल्ट की तरफ है, इसका मतलब 14 बड़ा है, तो इधर पक्का क्या हुआ होगा, छोटा वाला, तो इधर पक्का 10 वोल्ट रहा होगा। अगर यही यहाँ माइनस दे दे, यहाँ प्लस दे दे ना, तो 14 वोल्ट जो है वो निगेटिव से कनेक्टेड है, मतलब 14 छोटा है, तो इधर बड़ा हुआ होगा, तो इधर 18 आंसर हो जाता। लेकिन अभी क्या, अभी अपने को इधर बड़ा दिया हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पे लिख लो कि एज पॉजिटिव चार्ज is connected to 14 volt, is connected to 14 volt, therefore 14 will be greater than V। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो लेंगे वो 14 माइनस V लेंगे और इसको 4 के बराबर कर दो, तो V आ जाएगा 10 वोल्ट्स के बराबर। ठीक है, तो आई होप ये बेसिक वाला चीज़ क्लियर हो गया। यस, हम लोग करेंगे। अब हम लोग आते हैं ज़रा यहाँ पे, जो वही मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिखाया था। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला अगर आपको क्लियर है तो आपको ये सब करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लो यहाँ पे VA पोटेंशियल है, एक कैपेसिटर है जिसमें ये प्लस माइनस आपको चार्ज को दिखा रहा है कि कौन सा प्लेट पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है। 50 माइक्रोकूलम चार्ज दिया हुआ है, इसका C दे रखा है, वोल्टेज दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, C दे रखा है, 5 वोल्ट इसका बैटरी और VB। तो VA माइनस VB मेरे को निकालना है। अब हम क्या करेंगे, जब हम लूप लॉ या जो भी पोटेंशियल का लिखते हैं तो यहाँ पे जो डेल्टा भी आने वाला है ना, वो क्या आने वाला है, Q/C, क्योंकि इसका फॉर्मूला तो ये है। और डेल्टा भी जो रजिस्टर का होता था वो I/R होता था। तो हम लोग कभी भी एक रजिस्टर को क्रॉस करते थे तो क्या करते थे, करंट इंटू रेजिस्टेंस। कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे तो हम लोग करेंगे Q/C। और साइन बिल्कुल सेम करना है कि बाद का साइन लेना है, तो बाद में जो कैपेसिटर में यहाँ पे दिया हुआ है प्लस माइनस, ऐसा करके हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो अगर हमको VA माइनस VB निकालना है ना, तो उससे पहले ना तुम इस कैपेसिटर के नीचे वो जितना पोटेंशियल खा रहा होगा वो लिख लो, कि जब तुम गुजरो तो उसको लिखने में तुमको आसानी हो। तो ये जो है इस पर चार्ज है 50 और ये है 5, तो Q/C इसका कितना आ जाएगा, 50/5। तो इसको बगल में तुम लिख लो कि जब हम इससे गुजरेंगे तो हम यहाँ पे 10 लेंगे। ठीक है, 10 अपना क्या आया, पोटेंशियल आया, ये वाला Q/C। फिर इसका Q/C इसके नीचे लिख लो, तो इस पर चार्ज है 50 और बाई इसका C है 10, तो इसका जो Q/C होगा वो 5 होगा। तो बस हम लोग क्या करेंगे, साइन ले लेंगे और 10 या 5 लेके आगे निकल जाएंगे। अब VA से स्टार्ट करो, तो यहाँ पे है VA। ठीक है, आगे जब जाएंगे तो ये माइनस है, अब माइनस, और ये कैपेसिटर कितना खा रहा होगा, ये 10 मैं लिख लिया हूँ, तो VA माइनस 10। फिर आगे जाएंगे तो बैटरी को क्रॉस करना पड़ा, तो बैटरी के लिए तो यही प्लस है, तो यहाँ पे बैटरी के लिए अगर प्लस माइनस दो तो ऐसा हो जाएगा, और ये इधर प्लस और ये माइनस। तो VA यहाँ से कैपेसिटर से गुजरे तो -10, फिर बैटरी से गुजरे तो +10,
ये +10, और फिर हम आगे गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5, तो ये हो जाएगा -5, और फिर हम इधर से गए तो ये फिर से है -5, तो ये -5, और फाइनली हम आ जाएंगे VB पे। तो ये VA माइनस VB देख लो, 10 तो कट गया, और उधर जाके ये 5 जो हो जाएगा वो अपना 10 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा VA माइनस VB। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और अभी हम लोग कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरे को निकालना है, ये A है, VA माइनस VB निकालना और VB माइनस VC निकालना। पहले आप लोग पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, फिर मिलाओ और बताना कि कितने लोग का ये दोनों सही आ गया था। ठीक है, तो चलो मैं सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहला मैं काम क्या करूँगा, पहले कैपेसिटर्स के नीचे वहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस लिख लूँगा। तो C जो है वो 1 माइक्रोफैरड है और ये 5, तो चार्ज है 5/1, तो ये जब भी इससे मैं गुजरूंगा तो यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है, Q/C, इसका Q इतना है, C इतना है, तो 20/2, तो ये कितना खा रहा होगा, ये जब भी यहाँ से मैं गुजरूंगा तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ 10 वोल्ट। ठीक है, इसका Q/C, तो इसका Q है 15 और C भी है 15, तो 15/15, तो इससे जब मैं गुजरूंगा तो मैं लूँगा 1 वोल्ट हमेशा। अब बैटरी के लिए प्लस माइनस, तो बड़ा डंडा प्लस, छोटा माइनस, छोटा माइनस, बड़ा प्लस, प्लस माइनस। अब तुमको क्या करना है, अब तुमको सिंपल A से स्टार्ट होके B पे आना है, तो VA। अब मैं आगे जाऊंगा तो माइनस साइन, और कितना 5, तो VA -5। फिर मैं बैटरी से तो -2, -2। फिर मैं इधर से आगे जाऊँ B की तरफ जाऊंगा तो साइन है प्लस, और ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 1, तो +1, +1, और ये जो होगा वो -5 इक्वल टू VB। ठीक है, तो ये जो VA माइनस VB जो आएगा ये कितना आ जाएगा, 5 5, ये 12, ये आ जाएगा 11 वोल्ट्स। आई होप तुम लोग का भी आया होगा। ठीक है, ये अपना आ गया 11 वोल्ट, तो ये अपना पहला हो गया। इसका सेकंड हम सॉल्व करते हैं। सेकंड हमको कहाँ से कहाँ जाना है, सेकंड मेरे को जाना है VB माइनस VC, तो B से C की तरफ जाओ, तो यहाँ से यहाँ की तरफ मेरे को जाना है ना। तो अब मैं इधर से स्टार्ट होऊंगा, तो इधर से स्टार्ट होऊंगा तो ये +5 आएगा, तो VB +5। ठीक है, इसको क्रॉस किया तो ये माइनस आएगा, और कितना ले रहा है 1, तो ये -1। फिर आगे जाओ इधर, तो ये माइनस, और फिर ये ले रहा है 10, तो -10। और फिर अगर मैं आगे जाऊंगा तो ये आ जाएगा +10, तो +10 इक्वल टू VC। तो यहाँ पे इन दोनों को कैंसिल कर दो, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये VB माइनस VC जो आएगा वो आ जाएगा -4 वोल्ट्स। तो आई होप कि ये आंसर दोनों जो है बहुत लोग का आ गया होगा। ठीक है, अब एक और बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि चार्ज जो फ्लो करता है वो कैसे फ्लो करता है। ठीक है, तो हाउ चार्जेस फ्लो कैपेसिटर में। मान लो ऐसा करके कैपेसिटर प्लेट लगा दी, अब देखो यार ये बीच में तो हवा है, यहाँ पे भी हवा है, तो इसका चार्ज अंदर में ही रह जाएगा, फिर इसका चार्ज जो होगा वो अंदर में ही रह जाएगा। तो होता क्या है ना, जैसे मान लो ना इधर से चार्ज आया, इधर से चार्ज आया Q, अभी मान लो कि अभी इधर से चार्ज Q आ रहा है, मैं इसको बताऊंगा कि कैसे आता है। मान लो Q फ्लो किया, तो यार पहले तो ये सारा प्लेट न्यूट्रल है, अब एक न्यूट्रल पे अचानक से Q चार्ज आएगा, तो इस पे तो मैं दे दिया +Q। अब ये +Q तो यहाँ से आगे जा ही नहीं सकता क्योंकि बीच में हवा है, तो ये ना +Q इस पे इंड्यूस्ड करेगा -Q। ये क्या किया, देखो यहाँ पे मैं जूम करके बता रहा हूँ, ये जो +Q आया था ना वो इधर के माइनस को अपने तरफ खींचेगा, और जो इधर का जो प्लस बनेगा ना उस प्लस को ये रिपेल करके फ्लो करवा देगा। तो ये जो +Q है इधर वाला वो चला जाएगा इस प्लेट पे। तो क्या हुआ देखो ध्यान से, इधर से जो +Q आया वो अचानक से इस पे आया, तो इस पे तो +Q आ गया, एक्यूमुलेट होके इस पे प्लस। अब ये प्लस क्या किया, अपने सामने वाले प्लेट पे इंड्यूस कराया -Q, और इधर क्या इंड्यूस कराया होगा +Q, क्योंकि इस पे चार्ज तो न्यूट्रल था, मतलब 0 था, तो ये -Q को अपने साथ रख लिया अट्रैक्ट करके, और ये +Q को रिपेल किया, तो +Q वाला इधर फ्लो करेगा। तो हम लोग इसको ऐसा याद रखते हैं कि अगर ये +Q आया ना तो इधर की तरफ फिर एक और यहाँ से +Q गया। ठीक है, यहाँ पे अब ये +Q सेम चीज़ की, अचानक से इस प्लेट को क्या मिलेगा +Q,
अब ये प्लस क्यू इधर क्या इंड्यूस करेगा, माइनस क्यू, और जो बचा हुआ प्लस क्यू वो इधर फिर से फ्लो कर जाएगा। तो इन सब पे ऐसा प्लस क्यू माइनस क्यू, फिर इधर से आ जाता है प्लस क्यू माइनस क्यू, और ये चार्ज फिर यहाँ से चला गया। तो कई बार बच्चे को ऐसा लगता है कि यार ये चार्ज आया और बीच में हवा से ऐसा निकल के ऐसा करके चला गया। नहीं, ये हवा से क्रॉस नहीं किया, ये चार्ज तो यार यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये प्लेट जो है अपना चार्ज इसको दिया, या यहाँ ख़त्म हो गया, ये प्लेट इसको दिया, ये प्लेट इसको दिया, और फिर इस प्लेट से निकला। तो ये सर्किट ऐसा कंप्लीट बन जाता है कि जितना गया उतना आया। तो ऐसा बनता है यहाँ पे। उसी तरीके से अगर इसमें जैसे मान लो ना, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ आपको कि इधर से 2 कूलम फ्लो किया, इधर से 5 कूलम फ्लो किया। तो आप एक बार प्लस माइनस साइन करके बताओ मेरे को क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा +2, और यहाँ पे जो इंड्यूस करेगा ये -2, और यहाँ का +2 क्यों इधर भेजेगा 2 कूलम। अब ये आगे जा रहा है, अभी जो भी प्लेट रहेगा उसके ऊपर जाके ये एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इधर से जो +2 आया वो यहाँ पे +2 आया, और सामने वाले से ये खींचा है -2। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे वाले में भी क्या हो जाएगा, इस पे 5 कूलम और इंड्यूस किया -5, और इधर के प्लस को ये इधर भेजा। तो अब इधर से 2 आया, इधर से 5 आया, तो इस पे जाएगा 7। तो इस पे जो आया वो आया 7 कूलम। अब ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा +7, और यहाँ पे आ जाएगा ये -7, और यहाँ से निकलेगा 7 कूलम। ये ऐसे होता है। तो यहाँ पे ना अपना जंक्शन लॉ भी देखो काम कर रहा है। जंक्शन लॉ हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। तो ये इधर से 2 आया, इधर से 5 आया, तो इधर से कितना जाएगा 7। तो ये लॉ है एक्चुअली। और ये ना सीरीज कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा होगा कि एक जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ दूसरा स्टार्ट हुआ, दूसरा जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ तीसरा स्टार्ट, तीसरा ख़त्म चौथा स्टार्ट। तो सीरीज में देखो चार्ज सेम है, क्योंकि जो यहाँ से एक बार फ्लो किया वही तो सबसे फ्लो कर रहा होगा। और ये तो ना सीरीज है ना पैरेलल है, लेकिन इसमें एक जंक्शन लॉ हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ना तो इधर ये हवा है, ये हवा है, और ये हवा है। इसका क्या मतलब है कि इन तीनों का जो चार्ज होगा नेट ना, वो 0 ही रहेगा, क्योंकि ना तो उसको चार्ज कहीं से मिल सकता है और ना ही वो दे सकता है। देखो ये बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट एक है कि ये जो सर्किट है ना यार, ये जो है वो हवा में है, इधर से भी एयर, इधर से भी एयर, इधर से भी एयर। तो ये फिर सर्किट का पार्ट कैसे हुआ। तो ये सर्किट का पार्ट तो है, लेकिन इन पे नेट चार्ज जो होगा ना वो 0 होगा हमेशा, क्योंकि ना तो ये कहीं से ले सकता है। ये तो एक आइसोलेटेड सिस्टम बन गया ना, इधर भी पानी है, इधर भी पानी, इधर भी पानी। तो ये तीनों प्लेट तो हमेशा फंसा रह जाएगा इस पानी के थ्रू। तो ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कैसे, क्या मैं बोल रहा हूँ कि एक प्लेट मेरे पास ऐसे है जो 2 वाला है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, और इन तीनों को मैं कैसा जोड़ रखा हूँ। तो इन तीनों को मैं कुछ इस तरीके का जोड़ रखा हूँ ऐसे, ठीक है। और इधर इधर पानी है। तो इस पे ना नेट चार्ज तो शुरू में 0 था, इस पे भी 0, इस पे भी 0, इस पे भी 0। और चार्ज ना तो ये दे सकता है ना तो ले सकता है, ये तीनों प्लेट। तो नेट भी 0 ही रहेगा। आप देखो इस 2 वाले पे यहाँ पे आया -2, यहाँ पे है इसके पास -5, और इसके पास है +7। देख लो, तो नेट चार्ज क्या इसका हमेशा 0, वो -2 -5 हो जाएगा -7, और ये +7। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम पे ऑलवेज नेट चार्ज जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि इनके पास चार्ज आ ही नहीं सकता है। तो नेट चार्ज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आई होप ये पहला लेक्चर जो बेसिक वाला पार्ट था वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो में हम लोग और भी इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं, जिसमें पढ़ेंगे जंक्शन लॉ, लूप लॉ जो कि किरचॉफ्स का लॉ है, फिर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, और कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो को। तब तक आप इसका बताओ कि ये दोनों क्वेश्चन आप कर पाए थे कि नहीं।